स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बट्टाकुंड में तेज हवा ने तबाही बर्पा कर दी। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानात को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। सिरंगो के चेचेसना में सैलाब आने की वजह से करगिल जंस्कार रोड काफी देर तक सड़क बंद रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए थे। पुलिस और रजाकारों ने मिलकर ट्रैफिक को बहाल किया। लोगों ने विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। पाकिस्तान के एक और नापाक करतूत का खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 को मिली बड़ी जानकारी। भारत विरोधी कामकाज पर राजनयिकों का अप्रेजल। दूतावासों में भारत विरोधी गतिविधि को बढ़ावा, दूतावासों के जरिए फंड रेजिंग की भी आशंका। एक बार फिर आपको बता दें, एक बहुत ही अहम खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की एक और नापाक करतूत का खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 को मिली है बड़ी जानकारी। भारत विरोधी कामकाज पर राजनयिकों का अप्रेजल। दूतावासों में भारत विरोधी गतिविधि को बढ़ावा, दूतावासों के जरिए फंड रेजिंग की भी आशंका। तो पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों का एक और खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने उन डिप्लोमेट का अप्रेजल किया है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। न्यूज़ 18 ने न्यूयॉर्क स्थित एक पाकिस्तानी राजनयिक की गोपनीय सालाना मूल्यांकन रिपोर्ट की जानकारी हासिल की है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने वाणिज्य दूतावास में कश्मीर यौम इस्तेसाल और कश्मीर काला दिवस पर कार्यक्रमों के आयोजन में भाग लिया था। बता दें कि इससे पहले न्यूज़ 18 ने बताया था कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मौके पर भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुनिया भर में दूतावासों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब सवाल ये उठता है कि एक और जहां दुनिया भर के राजनयिक कर्मचारियों का अप्रेजल और प्रमोशन उनके कामकाज के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, वहीं पाकिस्तान अपने राजनयिक कर्मचारियों का मूल्यांकन भारत के खिलाफ नकारात्मक प्रचार के आधार पर करता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के दूतावासों में भारत विरोधी गतिविधियों की लगातार जो की जा रही है और हो सकता है कि इसके लिए फंड भी इकट्ठा किया जा रहा हो। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनिल त्रिगुणायत जो पूर्व राजदूत हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। ये जो एक खुलासा हुआ है, जो न्यूज़ 18 के हाथ जो जानकारी लगी है कि किस तरह से पाकिस्तान अपने दूतावास के कर्मचारियों की अप्रेजल रिपोर्ट की बुनियाद ये देखता है और रखता है कि आपने कितनी ऐसी जो है कार्यक्रम में आप शामिल हुए और कितने ऐसे आपने इनिशिएटिव लिए जो भारत का एक तरह से कहीं ना कहीं विरोध पर वो आधारित है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए विशाल जी, बात ऐसा है कि पाकिस्तान की जो नीति है, विदेश नीति हो या उनकी अंदरूनी नीति, सारी नीतियां भारत के खिलाफ आधारित है। तो उनके जो डिप्लोमेट्स हैं बाहर, उनकी एम्बेसीज हैं, पहले वो कश्मीर डे करके बाहर में सेलिब्रेट करते थे हर समय, और उसमें सारी दुनिया के लोगों को बुला के बरगलाने की कोशिश, झूठ फैलाने की कोशिश करते थे जी। मैं जब अमेरिका में था तो उस वक्त में इन्होंने 3-4 PR फर्म्स को हायर किया था इस सब एंटी भारत की गतिविधियों के खिलाफ। तो उसमें उनके सारे डिप्लोमेट्स पूरी तरह शामिल होते हैं। और अब ये जो अपना आर्टिकल 370 रिवोकेशन के बाद में जो इन्होंने किया है,
तो ये एक उनको कहने की जरूरत है कि कितना आप और ज्यादा करेंगे भारत के खिलाफ काम, आपने क्या किया है, तो उसी में आपका असेसमेंट या अप्रेजल होगा। जो उनकी एक फंडामेंटल पॉलिसी है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो डायरेक्ट बॉर्डर के सामने करता है हमारे। और दूसरी चीज जो है वो वहां पर डिप्लोमेसी के लिहाज से वो भारत के खिलाफ जो गतिविधियां हैं उसमें उनके डिप्लोमेट्स पूरी तरह शामिल होते हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी का प्राथमिक हिस्सा है और उस पर काफी खर्चा भी करते हैं और बाहर से लाके बुलाते हैं, कोशिश करते हैं। अभी तक कामयाब तो नहीं हुए हैं लेकिन उनका कोशिश हमेशा जारी है। जी, आपने आखिर में एक बात कही कि अभी तक कामयाब नहीं हुए लेकिन कोशिश जारी है। क्या कोशिश है, कामयाबी का की वो शक्ल क्या है जो हासिल करना चाहते हैं? देखिए, कामयाबी की शक्ल तो यही है कि वो कश्मीर को किसी तरह से बरगलाएं, वहां लोगों को तंग करें। आपको पता ही है कि कितना वहां पर के इन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया है, वहां पे ट्रेन किया है लोगों को। तो डिस्टेबलाइज हो कश्मीर, तो भारत के खिलाफ हो, लेकिन वो हो नहीं पाया उनका, क्योंकि लोगों को दिखता है कि जो उनके पास जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे लोगों की क्या हालत है, सबको मालूम है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की अंदरूनी हालत क्या है, और भारत में किस तरह से लोगों को अपना दिख रहा है कि कैसे कश्मीरी लोग जान रहे हैं कि किस तरह वो एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, उसमें सारी चीजें लोग जो भी चाहें उनको। आज तो भारत ने हमेशा से कश्मीर के लोगों के लिए तो एक प्राथमिकता ही दी है, हमेशा से ही रहा है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान हमेशा से ही डे 1 से लेकर के 48 के बाद से आज तक उसका जो एक सपना है कि किस तरह अलग थलग किया जाए कश्मीर को, और ये कभी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल पूरा नहीं होगा, चूंकि लगातार वो जो भी साजिशें करता है उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से भी दिया जाता रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यहां पर यह है कि ठीक है कि उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो अपने तौर पर सोचता है चीजों को, और लेकिन हमारी जो है हम हर ऐसी कोशिश को भारत जो है नाकाम करता है, चाहे वो सरहद पार से साजिश हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नैरेटिव गर्दी कोशिश हो, उसका भी भारत ने हर बड़े मंच पर उसे जो है उसे नकारा है और उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूं कि विदेशों में, दूतावासों में जो कार्यरत अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बड़े अफसर हैं, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट का आधार ही इसी को मान लिया जाए? क्या ये अपने आप में बिल्कुल एक अनोखी चीज है या फिर क्या ये एक रेगुलर मतलब तरह की चीज है बाकी अन्य देशों में भी? देखिए, पाकिस्तान के लिहाज से तो कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वहां पर अब कुछ आश्चर्यजनक करने के लिए है नहीं। बात यह है कि जैसे डिप्लोमेट्स का मेन काम है कि अपने जो देश की फॉरेन पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाना, नेशनल इंटरेस्ट जो उनका है उसको आगे बढ़ाना, वो हर कंट्री के डिप्लोमेट करते हैं। अब अगर उनका नेशनल इंटरेस्ट है कि भारत के खिलाफ गतिविधियां करना, तो वो उनके डिप्लोमेट्स का काम है और वो उसको करते हैं। तो ये उनके लिए, और उसी में उनकी अगर असेसमेंट की ये पॉलिसी है तो बड़ी मायोपिक है, लेकिन उसके लिए तो पाकिस्तानी सरकार ही जाने या उनका विदेश मंत्रालय जाने कि क्या करना चाहते हैं, या उनके डिप्लोमेट्स जाने कि वाकई में ये एक प्रोडक्टिव चीज है या खाली एक तरह की दुश्मनी बढ़ाने की बात है। तो मेरा मानना ये है कि डिप्लोमेट्स का काम होता है रिलेशंस को अच्छी तरह सब मजबूत करना, और लेकिन उनकी मजबूती इस बात में है कि किसी तरह का कोई भारत में कोई भी गतिविधि हो उसको उछालना और इस तरह की बातें ना हो तो भी बनाना। तो ये सब करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसमें हमें ना आश्चर्यचकित होने की बात है, क्योंकि अगर यही उनका मापदंड है अपने डिप्लोमेट्स का ये देखने का, तो मैं समझता हूं उसमें उनके डिप्लोमेट्स काफी हद तक फेल हुए हैं। जी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये तो मेरे चंद सवालात थे, लेकिन मेरा अब अगला सवाल ये है कि जैसा आपने पहले बताया कि ऐसी कोशिशें वो लगातार करते आ रहे हैं लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली है, तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मेरा ये सवाल आपसे है कि क्या भारत ने जिस तरह से हर फ्रंट पर पाकिस्तान के उस नैरेटिव को मुंह की खानी पड़ी है, पाकिस्तान को उसे नीचा दिखाया है, क्या भारत को भी थोड़ा और ज्यादा इस मामले पर अलर्ट रहने की जरूरत है? भारत का अप्रोच क्या होना चाहिए और अब ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए विशाल जी, हम तो पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं। मैंने आपको 2-3 किस्से तो मेरे टाइम के बता दिए आपको, न्यूयॉर्क में जब मैं था जी। और उसके बाद हर मिशन में हम लोग भी उनकी गतिविधियों पे ध्यान रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जब वो अगर उनका काम है अगर गलत अफवाहें फैलाना, तो हमारा काम होता है कि ठीक तरह प्रोजेक्शन देना, वहां लोगों को बताना कि सच क्या है वहां की सरकारों को। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गल्फ के कंट्रीज थे वो भी अब भारत की पोजीशन को मानते हैं,
वो मानने लगे हैं सारी दुनिया के पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, टेरर प्रमोटिंग स्टेट है, ये बात सबको पता लग गई है। तो ये मुस्लिम कंट्रीज में भी इस तरह का वो आया है, जो एक बड़ी बात है, जो हमारे डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी सक्सेस है। जहां तक बात रही यूनाइटेड नेशंस की, वहां पे तो सब वो दिखाते ही है, आपको पता ही है कि हर बार होता है ये, पाकिस्तान के लीडर जाकर के अपनी तूती बजाने की कोशिश करते हैं और हर बार उसकी मुंह की खाते हैं। तो भारत की डिप्लोमेसी इसमें पूरी तरह बड़ी स्ट्रांग है, सशक्त है और इस बात को जानती है कि उनका ये एक मुद्दा है और उस मुद्दे को हमें भी कैसे जो है, जैसे फौज लड़ाई लड़ती है और जीतती है, ऐसे हमारे डिप्लोमेट्स भी बाहर में जो है करते हैं और अपना नैरेटिव ठीक तरह पहुंचाते हैं जो हमारी पॉलिसीज है, जी, क्योंकि वो सच पर आधारित है। जी, जैसा आपने कहा कि आप जो है आप या आप जैसे जो भी डिप्लोमेट्स हैं भारत के भी, कि वो उनकी गलत धारणाओं को, जो गलत जो तथ्य है उनका आप एक तरह से खंडन इस तरह से करते हैं कि जो सही तस्वीर वो सामने रखते हैं। इसमें क्या आपको लगता है कि ये एक रेगुलर टास्क बन गया है हमारे अपने डिप्लोमेट्स के लिए कि पाकिस्तान ऐसा करता रहेगा और हमें जो है उसका खंडन करते जाना, उसके बगल में जो गलत तस्वीर उसकी जगह पे सही तस्वीर पेश करनी है? क्या एक अभी टास्क है? देखिए, ये टास्क तो नॉर्मल है, चाहे अगर आपके देश के बारे में कोई गलत बात बोलता है बाहर, चाहे किसी भी तरह की हो, तो बेसिक जॉब जो है डिप्लोमेट का ये होता है कि अपने देश का प्रोजेक्शन, राइट प्रोजेक्शन करना, बिल्कुल अपने देश के इंटरेस्ट का वो करना। तो जब हमें दिख रहा है कि वो हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं किसी तरह की, तो उसको काउंटर करना एक आवश्यकता है, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ द जॉब है, ये पूरी जॉब नहीं है। उनके लिए ये पूरी जॉब है, हमारे लिए एक पार्ट ऑफ द जॉब है। चाहे वो कोई भी गलत करे, किसी भी भारत के बारे में गलत बात छापता है जो सही नहीं है, अभी आपने देखा ह्यूमन राइट्स के बारे में लोग लिखते हैं अननेसेसरली, तो भारत उनको भी मुंह तोड़ जवाब देता है। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री सबने इस बारे में कई बार कहा है लोगों को कि भाई अपने अंदर जाके देखिए, यूरोपियन कंट्रीज को भी बताया, लेकिन उन सब जगहों में भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट कुछ ना कुछ लाते हुए, कश्मीर का मुद्दा नहीं है, कुछ भी उठा के ले आएंगे इंडिया से, मुस्लिम्स के बारे में कुछ कर देंगे, कहीं कुछ। तो ये एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाते हैं भारत के खिलाफ, और आज की डेट में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है एक डिप्लोमेसी का बड़ा हिस्सा है। जी सर, एक और सवाल है, क्या अभी इसमें चूंकि आपने बताया कि डिसइंफॉर्मेशन का एक तरह से पूरा एकदम रेला है और दूसरी तरफ जो है सही इंफॉर्मेशन को सामने रखना है, तो क्या इसमें चूंकि कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये लगातार चीजें उठती रही हैं, अभी हालिया आपने देखा था कि कुछ एक जगहों से इसमें थोड़ी शमूलियत नहीं हो पाई थी, जो G20 की बात थी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर कब ऐसा मौका आएगा कि जब पाकिस्तान को हम चारों खाने चित कर पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ? देखिए, उसके लिए हमें हमारी जो कम्युनिकेशन पॉलिसी है उसको और स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब हमको पाकिस्तान का जिस तरह के उनके वो हथियार यूज करते हैं हमको अच्छी तरह पता है बाहर जी। तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन को आप राइट इंफॉर्मेशन से ही कर सकते हैं। उसके लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी होती है जो बड़ी रॉबस्ट होनी चाहिए, जो एंटिसिपेट करने वाली स्ट्रेटेजी होती है कि ये तो करेंगे, तो उसको अब हमको मालूम है कि वो भाई अगस्त 5 को या जो भी दिन करते हैं वो करेंगे, ये हर बार करते हैं, तो पहले से पता है, तो आप उसका पहले से ही खंडन कर देते हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान जो है टेररिज्म को बढ़ावा देता है। तो आज भारत की कोशिशों की वजह से ही तो वो सब दुनिया उसको पहचानती है कि भाई टेरर स्टेट है जी। उसीलिए उसकी हालत जो हुई है, FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो 4 बार पाकिस्तान उसके अंदर आ चुका है, पिछली बार 4 साल के बाद उससे बाहर निकल पाया बड़ी मुश्किल के साथ जी। दूसरी चीज, हमारे जितने भी वेस्टर्न मित्र हैं और भी कहीं के हैं या गल्फ के कंट्रीज के लोग हैं, वो सारे पाकिस्तान को अब फोर्स करते हैं कि भाई आप ये टेररिज्म बंद करिए। तो ये भारत की जो कूटनीति है और डिप्लोमेसी है वो अपना काम दिखा रही है। तो आपको भी पाकिस्तान को एक्सपोज करना है कि ये किस तरह का देश है, किस तरह की उनकी जो देश तो जैसा है सो है, लेकिन उनकी जो सरकार है या डीप स्टेट है वो क्या करने की कोशिश कर रही है और हमें उसको, उनका जो इम्पैक्ट है उसको खत्म करना है या मिनिमाइज करना है। चलिए, मुझे लगता है कि ये जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं ये भी उसकी एक कोशिश ही है। बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 JKL से बातचीत करने के लिए। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज करगिल में राहुल गांधी की जनसभा है और जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। निजी दौरे पर आज श्रीनगर भी पहुंचे राहुल गांधी दोपहर 3:45 पर सोनमर्ग में कार्यक्रम है उनका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी दौरे में शामिल होंगी। तो एक तरफ तो राहुल गांधी का आज उनकी एक जनसभा है करगिल में। आज करगिल में राहुल गांधी की एक जनसभा है, उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी निजी तौर पर श्रीनगर पहुंच रहे हैं
और राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचने का जो समय बताया गया वो 3:45 का है। और ये सोनमर्ग में एक कार्यक्रम है जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे और सोनिया गांधी और साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी दौरे में शामिल होंगे। और इस वक्त हमारे साथ करगिल से हमारे रिपोर्टर गुलाम नबी जिया जुड़ चुके हैं। जिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो करगिल में सभा है वो उसका समय क्या है, और इस सभा के बारे में जो कांग्रेस के जो स्थानीय जो लीडर है, मकामी लीडर, उन्होंने क्या कहा है कि ये सभा किस बात को लेकर है, क्या कह सकते हैं राहुल गांधी यहाँ? राहुल, इस वक्त मैं करगिल के सुल्तान स्टेडियम में मौजूद हूँ। अभी राहुल गांधी जब यहाँ आने वाले हैं तो स्टेडियम इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। मैं आपको ये कहूंगा कि ठीक 10:30 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से मजीद कुछ कुर्सियां यहाँ पर एक्सटेंड की गई हैं। और इस वक्त जो राहुल गांधी की जो दौरा है वो भारत जोड़ो यात्रा का है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर जो रिजर्वेशन जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी वजह से इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और इस वक्त में जो ग्राउंड जोर से ये देख रहा हूँ, ग्राउंड में लोग खचाखच भरे हुए हैं। और जो एनसी कांग्रेस का जो इस कनेक्शन हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ कि एनसी के जो आला लीडर्स है, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, वो भी फ्रंट रो पे बैठे हुए हैं। तो अभी जो शायद हो सकता है कि ये प्रोग्राम जो है थोड़ी देर के लिए एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो है वो कुर्सियां मजीद लगाई जा रही है। तो इस वक्त लोग खचाखच भरे हुए हैं, क्योंकि कल भी ऐसा हुआ था कि जो यूथ इलेक्शन यहाँ पर हुआ था उसमें अकोमोडेशन कम थी, बावजूद ज्यादा हो गए थे। तो अभी बस अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं लोग, पुरजोश है कि अपने ये लीडर को देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगले 10 मिनट में शायद राहुल गांधी यहाँ पर आ जाएंगे। जी जिया, अब ये भी खबरें आई कि राहुल गांधी आज जनसभा तो करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वो कई जगहों पर चौक चौराहों पर लोगों से मिले हैं वहां करगिल या उसके आसपास के इलाके में। तो ये किस तरह की मीटिंग थी, और आज ये जो मीटिंग अभी होने वाली है कैसी है? जाकर वो मतलब उन्होंने आसपास के पूरा एरिया देख लिया है। और अभी जो ही रैली खत्म हो जाएगी तो वो जो है वार में बने जाएंगे, जम्पट वार जो नेशनल वार में बने वहां पर है, वो वहां जाके शहीदों खरा जगह पेश करेंगे। और द्रास में भी शायद वो कुछ वक्त गुजारेंगे। तो उनका 12 बजे का प्रोग्राम यहाँ से रैली के बाद द्रास जाने का है। आपने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका अलायंस हुआ है, अभी जो वहां पर एक निकाय चुनाव होने वाला है। तो क्या इस सभा में जो अभी होने वाली है, इस सभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ लीडर नजर आएंगे क्या? जी जी, हमारे इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जो सुल्तान जो स्टेडियम के लीडर बैठे हैं, जो हमारे करगिल के आला लीडर वो फ्रंट रोड पर रखा हुआ है। तो कलेक्शन का एक जगह यहाँ पे नजर आ रही है, वो सामने ठीक हमारे कैमरे के सामने बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त इंतजार है वहां करगिल में एक जनसभा में राहुल गांधी को पहुंचना है, और वहां लोग जो है बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन राहुल वहां भी पहुंचे नहीं है। जैसा हमारे रिपोर्टर ने बताया कि जो टाइम था इस जनसभा का उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, और कुछ देर के बाद वहां राहुल गांधी पहुंचेंगे और उनकी जनसभा होगी। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा का दौर जारी है। इस दौरान 2300 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। जी हां, 2300 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए। वहीं प्रदेश को 8450 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सरकार हर संभावित मदद में जुटी है, लेकिन इतने बड़े नुकसान की भरपाई करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में कर्ज में डूबा प्रदेश केंद्र से विशेष मदद का इंतजार कर रहा है। और ये वो चंद तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में तबाही किस शक्ल में आई है। आप देखें, कई जगहों से ऐसी खबरें हैं, बिल्डिंगें गिरने की, इमारतों के ढह जाने की, बह जाने की, पहाड़ों के हिस्से के टूट जाने की, कई बड़ी सड़कों का जो रास्ता है, जो संपर्क सड़कें वो टूट गई हैं। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये हिमाचल प्रदेश में जो तबाही का ये जो मंजर है, ये काफ़ी कुछ कहता है। ये खुद अपने आप में बताता है कि हम किस हाल में हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसे वक्त में जबकि सरकार जो है नई है, और सरकार जब इक़्तिदार में आई तो उसने ये कहा कि हम कर्ज के बोझ तले पहले से ही दबे हुए हैं, राज्य जो है वो दबा हुआ है। और वैसे में इतनी बड़ी एक चुनौती, ये कितनी बड़ी चुनौती है सही मानों में, रणवीर?
जी हाँ, बिल्कुल चुनौती देखिए आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, जो राज्य आपदा प्राधिकरण है वो ये कह रहा है कि अब तक जो है 8400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हिमाचल के आय के संसाधन जो है फिलहाल ठप पड़े हुए हैं। पानी से आय होती है क्योंकि बिजली उत्पादन होता है, एक वही साधन बचा हुआ है, लेकिन जो टूरिज्म है उसमें लॉस है, किसानी बागवानी है उसमें लॉस है। पिछला 1.5 महीना अगर हम देखें तो लगातार जो है बारिश हो रही है, और हिमाचल में जो नुकसान हुआ है 2300 से ज्यादा घरों का क्षतिग्रस्त हो जाना, पूरी तरह से जमींदोज होना, ये बताता है कि ये 2300 परिवार हैं, आपको इनका जो है पुनर्वास करना होगा। और साथ के साथ 10,000 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनको आंशिक रूप से नुकसान हुआ है, बहुत जगह पर काफी नुकसान हुआ है, तो उनको भी आपको बसाना है। 367 लोगों की जो है जानें गई है, तो ये त्रासदी अपने आप में बहुत बड़ी है। 40 लोग अभी भी मिसिंग है, तो बहुत बड़ी त्रासदी है। और जिस तरह से सड़कों का नुकसान हुआ है, जो बिजली विभाग को नुकसान हुआ है, जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान हुआ है, जलापूर्ति की परियोजनाएं प्रभावित हुई है, तो ये नुकसान बहुत ज्यादा है। वो भी एक ऐसे प्रदेश में जिसका जो कर्ज है वो 75,000 करोड़ से लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 80,000 करोड़ के आसपास अब पहुंचने वाला है। आय के साधन जो है बेहद कम है। अब ऐसे में जिस तरह का पहाड़ी प्रदेश है, चुनौतियां पहले से कठिन रही है, और बहुत जब से पहाड़ी प्रदेशों का गठन हुआ है, चाहे हमारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, पूर्वोत्तर के राज्यों को देखा जाए, तो ज्यादातर जो निर्भरता है वो केंद्र सरकार पर रहती है। केंद्र की तरफ से हालांकि मदद की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि वो नाकाफी है। अब जो है फिलहाल राज्य सरकार ये कह रही है कि इस वक्त तो उन कारणों में नहीं जाएंगे कि आखिर क्यों हुआ, क्योंकि 2-4 कारण जो है मोटे मोटे यहाँ पर है कि एक तो निर्माण जो है सही नहीं हुआ, मैनमेड भी है और नेचुरल कैलेमिटी भी है। तो जो पहली जो प्राथमिकता है वो लोगों की जान बचाना है। तो उसमें किस तरह से अब कार्य चल रहा है, आज जिस तरह का मौसम साफ है, तो उम्मीद यही है कि अब शायद थोड़ी तेजी इस कार्य में आएगी कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, जो लाइफलाइन मानी जाती है सड़कें, उनको दुरुस्त यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जो मूल सवाल आपका है वो आर्थिक दृष्टि से देखिए, जब तक केंद्र से कोई बड़ी मदद राज्य सरकार को नहीं मिलेगी, तब तक जो है हिमाचल फिर से पटरी पर लौट नहीं पाएगा। जी, लेकिन रणवीर, जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि केंद्र से मदद मिल रही है, पैसे आ रहे हैं, पैसे आए हैं, और सरकार जो है वो सक्षम नहीं है लगता है अपना कार्य करने में। आज भी जयराम ठाकुर ने कहा है कि जिस युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए उस युद्ध स्तर पर काम नहीं हो रहा है। जी देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है। हालांकि केंद्र में जो कद्दावर मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनकी तरफ से भी बयानबाजी ये हो रही है। जेपी नड्डा भी यहाँ हिमाचल आए थे, उन्होंने भी कहा कि मदद हिमाचल की जा रही है और राशि जो है लगातार केंद्र से दी जा रही है। लेकिन जिस तरह का नुकसान हुआ है और उसको देखते हुए यहाँ पर केंद्र की जो मदद है वो नाकाफी यहाँ पर अभी लग रही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति हिमाचल की देखें वो ज्यादा सही नहीं है। और जयराम ठाकुर जिस तरह से कह रहे हैं, पिछले कल भी वो मंडी में थे, उन्होंने भी सवाल यहाँ पर उठाए हैं कि युद्ध स्तर पर जो है वो जो सड़कें अवरुद्ध पड़ी हैं उनको नहीं खोला जा रहा है। लेकिन मौसम बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ है कि अगर आप जो है अभी कोई किसी सड़क को बहाल करते हैं, मौसम अगर खराब हो जाता है तो वो 2-4 घंटे बाद फिर अवरुद्ध हो जाता है। जरा देखिए, कुल्लू मनाली का जो नेशनल हाईवे जो मंडी से शुरू होता है, मंडी से पंडोह के बीच ही वो आज तीसरा दिन है कि वो ठप पड़ा हुआ है। वैकल्पिक मार्ग जो है वो सारे ठप पड़े हुए हैं। और उससे हो क्या रहा है, जगह जगह पर जो है हजारों गाड़ियां फंस गई हैं। जो किसानों की फसल है वो गाड़ियों में है, सेब सीजन चल रहा है, लेकिन
ज्यादातर जगहों पर जो है आवाजाही, खासकर कुल्लू जिले की अगर हम बात करें, वहां पर ये ठप पड़ी हुई है। तो यहाँ पर चुनौतियां बहुत बड़ी है। हाँ, केंद्र से अगर कोई मदद मिलती है तो उससे राहत जरूर होगी। और आपने ये भी देखा कि बहुत जगह तो ऐसी हैं सड़कें अवरुद्ध होने के कारण जहां पर लोग जो है फंसे हुए हैं, वहां पर राशन की कमी हो गई है। पिछले कल मंडी में हमने देखा कि वायुसेना के जरिए जो है राशन ऐसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया गया है और कुल्लू से जो 4 मरीज है उनको भी एयरलिफ्ट किया गया है। बिल्कुल, ये काफी जो समय है वो बहुत परीक्षा ले रहा है हर स्तर पर और हर जो है उस सेक्शन की, हर डिपार्टमेंट की, हर विभाग की और पूरी सरकार के भी और लोगों के संयम के भी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस जवाब और सवाल के बीच कि केंद्र से पैसा आ रहा है, मदद आ रही है और सरकार का कहना है कि हमें अपेक्षाकृत मदद नहीं मिल रही है, इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो लोगों के सामने है। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे एक और अहम खबर की तरफ, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द हाजिर होंगे।